दोस्तों, मुंबई अंडरवर्ल्ड के कहानी सीरीज में आज हम एक ऐसे डॉन की कहानी लेकर आए हैं जिसे किडनैपिंग किंग के नाम से जाना जाता है। अब आप कहेंगे कि यह विशेषण तो बबलू श्रीवास्तव के साथ जुड़ा हुआ है, तो फिर ये नया डॉन कौन सा आ गया? तो हम आपको बताते चले कि तुलना करने वाले आज भी बबलू श्रीवास्तव और आफताब अहमद अंसारी की तुलना इसी दृष्टिकोण के साथ करते हैं कि आखिर इन दोनों में बड़ा किडनैपिंग किंग कौन है। आफताब अहमद अंसारी की कहानी कुछ यूं है कि वह अपने बड़े भाई की देखरेख में अपराध की दुनिया में आया, लेकिन उसे यहां पर आकर एक नया आका मिल गया। फिर तिहाड़ जेल से वह अपराध के नए नए गुण को सीखा और जेल से छूटते ही कोलकाता के अमेरिकन कल्चरल सेंटर पर हमला कर दिया। इसके बाद अमेरिकन जांच एजेंसी FBI भी उसके पीछे लग गई। फिर दिल्ली क्राइम ब्रांच के उस समय के ज्वाइंट डायरेक्टर नीरज कुमार ने कैसे उसे दुबई से गिरफ्तार करके वापस भारत लाया, इसकी कहानी पूरी फिल्मी है, या यूं कहें कि आफताब अहमद अंसारी की पूरी कहानी ही फिल्मी है। काफी दिलचस्प होने वाली है आज की यह कहानी, इसलिए इसे आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। आफताब अहमद अंसारी का जन्म साल 1968 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिला मुख्यालय के लल्लापुरा में हुआ था, लेकिन उसके पिता हरियाणा के गुरुग्राम जिले के एक गांव का मूल बाशिंदा रह चुका था। उसके परिवार में उसकी मां के अलावा एक बड़ा भाई और 4 छोटी बहन थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन करने के बाद आफताब अंसारी एक जर्नलिस्ट बनना चाहता था। इसकी वजह थी उसका बड़ा भाई अनवर अहमद अंसारी, जो पेशे से आधा वकील और आधा जर्नलिस्ट था। वाराणसी शहर में बड़े भाई की पत्रकारिता में धमक, रुतबा और जलवा को देखते हुए ही आफताब अंसारी ने अपना होश संभाला था। इसीलिए आफताब को भी लगा कि एक पत्रकार के पास ज़्यादा ताकत होती है, इसलिए वो भी अपने लिए इससे बेहतर रास्ता नहीं चुन सकता था। इसी के साथ आफताब यह भी जानता था कि वकील और पत्रकार के पेशे की आड़ में उसका बड़ा भाई अनवर अहमद अपने बाकी तमाम काले कारनामों पर भी चादर डाल पाने में सक्षम था और इसकी भनक किसी को भी नहीं लगती थी। उसी दौर में बनारस में एक गैंगस्टर हुआ करता था जिसका नाम था दिनेश ठाकुर। 90 के दशक में दिनेश ठाकुर का खौफ इतना ज़्यादा था कि जिस किसी भी बिजनेसमैन के ऊपर वह अपना हाथ डाल देता, वह पुलिस में कंप्लेन करवाने की हिम्मत नहीं करता था। आफताब के बड़े भाई अनवर की उससे पहचान थी और एक बार अनवर ने आफताब के सामने दिनेश ठाकुर का जिक्र कर दिया। फिर क्या था, बेतहाशा ताकत की हसरत पाले हुए आफताब अब दिनेश ठाकुर से जल्दी मिलना चाहता था और इसके कुछ ही दिनों के बाद वह दिनेश ठाकुर से मिलने पहुंच गया। अपराध की दुनिया के मास्टरमाइंड दिनेश ठाकुर पहली ही मुलाकात में यह समझ गया कि जोशीले और रसूख रुतबा दौलत के भूखे आफताब अंसारी में भविष्य को लेकर क्या कुछ संभावनाएं मौजूद है। उस दौर में दिनेश ठाकुर के नाम से अगर किसी सेठ को एक झूठी कॉल भी पहुंच जाती तो वह कांपता हुआ पुलिस थाने के बजाय सीधा दिनेश ठाकुर के अड्डे पर पहुंच जाता, ताकि चुपचाप डील पूरी करके वह अपनी जान बचा सके। यहां से आफताब अंसारी ने दिनेश ठाकुर को अपना गुरु मान लिया और अब वह उसी के नक्शे कदम पर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। दिनेश ठाकुर के नाम, काम, रुतबा और रसूख का पूरा फायदा अब आफताब अंसारी को मिलने लगा था। साल 1995 के जुलाई महीने में दिनेश ठाकुर फिरौती की रकम वसूलने के लिए देश की राजधानी दिल्ली के अशोक विहार इलाके में डेरा डाले हुआ था। उस समय उसके साथ आफताब अंसारी और कुछ और गुर्गे भी थे। यह बात उस समय दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के DCP रविशंकर कौशिक को इस बात की भनक लग गई। उसी समय वह अपनी टीम के साथ दिनेश ठाकुर की घेराबंदी करने निकल पड़े। कुछ समय तक तो दिल्ली क्राइम ब्रांच के DCP रविशंकर कौशिक की टीम और दिनेश ठाकुर के गुर्गों के बीच लुका छिपी का खेल चलता रहा और फिर अंत में मॉडल टाउन थाना क्षेत्र में मुठभेड़ हुआ, जिसमें कुख्यात दिनेश ठाकुर मारा गया। वहीं आफताब अंसारी को वहां से जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया। इस एनकाउंटर के बाद
डीसीपी रविशंकर कौशिक का कहना था कि हम उस समय सभी अपराधी को जिंदा ही पकड़ना चाहते थे, लेकिन हम लोगों को सामने देखते ही दिनेश ठाकुर ने फायरिंग शुरू कर दिया और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में वह मारा गया। जबकि फायरिंग करते वक्त आफताब अंसारी का कट्टा फंस गया और उसके हाथ से फायर ही नहीं हुआ, जिसके बाद हमारी टीम ने उसे घेर लिया और वह जिंदा पकड़ा गया। आफताब अंसारी दिनेश ठाकुर के साथ गिरफ्तार हुआ था और यह कोई छोटी बात नहीं थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए आफताब अंसारी को दिल्ली के तिहाड़ जेल में भेज दिया गया। यहीं पर उसकी मुलाकात आतंकवादी आसिफ रजा खान और कंधार विमान अपहरण कांड में तिहाड़ जेल से रिहा किया जाने वाला उमर सईद शेख तथा जेल में बंद अंतर्राष्ट्रीय आतंकी मौलाना मसूद अजहर से भी हुई। इन्हीं सब ने आफताब अंसारी को अपहरण उद्योग से हटाकर आतंकवाद की ओर मोड़ा और अब उसका मकसद कुछ और ही हो गया था। जुलाई 1995 में अपनी गिरफ्तारी के बाद से नवंबर 1998 तक वह तिहाड़ जेल में बंद रहा और फिर बाद में वह फर्जी जमानत अदालत में दाखिल करके तिहाड़ जेल से जमानत पर बाहर आ गया, क्योंकि यही तो हमारे देश के जुडिशियल सिस्टम की खूबसूरती है। इसके बाद जेल से बाहर आते ही वह गायब हो गया। यहाँ से आफताब अंसारी अंडरवर्ल्ड के दुनिया के रास्तों पर चलता हुआ दुबई और फिर पाकिस्तान तक जा पहुंचा। वहां तक पहुंचने के लिए उसका वो कनेक्शन काम आया जो उसने तिहाड़ जेल में रहते हुए बनाया था। आफताब अंसारी जब तिहाड़ जेल में बंद था तब उसकी मुलाकात एक और शख्स से हुई थी। उसका नाम था ओमर शेख। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएट ओमर शेख अक्टूबर 1994 में हुए 4 विदेशी टूरिस्टों के अपहरण कांड में तिहाड़ जेल में सजा काट रहा था। उस 4 विदेशी टूरिस्ट में से एक अमेरिकन और 3 ब्रिटिश नागरिक थे। कम उम्र आफताब के अंदर उम्रदराज ओमर ने जब हर कीमत पर सब कुछ पा लेने का पागलपन सवार देखा तो उसने भी आफताब को अपहरण के धंधे से हटाकर आतंकवाद की दुनिया में पांव रखने के लिए सहारा दे दिया। आफताब अहमद अंसारी अब किडनैपिंग वाले काम से दूर जा चुका था और अब आ गया था साल 2002। इसी साल 22 जनवरी को सुबह 6:15 बजे कोलकाता स्थित अमेरिकन कल्चरल सेंटर पर एक अटैक होता है। मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोग चादर ओढ़कर आते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं। इस हमले में कुल 5 लोगों की मौत होती है और 20 लोग घायल हो जाते हैं। मरने वालों में 4 कोलकाता पुलिस से थे और एक प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड। इस घटना की जिम्मेदारी तो कई संगठनों ने ली, लेकिन जब सीबीआई ने जांच किया तो सामने आया कि इस घटना के पीछे का मास्टरमाइंड है आफताब अहमद अंसारी। अब आफताब को पकड़ने के लिए भारत के सीबीआई से लेकर अमेरिका के एफबीआई तक एक्टिव हो गई, क्योंकि यह हमला भारत में जरूर हुआ था लेकिन यह अमेरिकन कल्चरल सेंटर पर हुआ था, जिसे सीधे तौर पर अमेरिका के ऊपर हुआ हमला बताया गया। इसीलिए आफताब की खोज में भारत के सीबीआई के साथ अमेरिका के एफबीआई भी इन्वॉल्व हो गया। इस वक्त भारत में सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर थे आईपीएस नीरज कुमार। उनको इस काम की जिम्मेदारी मिली और फिर खुफिया जानकारी मिली कि आफताब दुबई में छिपा हुआ है। भारतीय एजेंसीज ने बिना देरी किए आईपीएस नीरज कुमार के नेतृत्व में एक टीम दुबई भेजा और फाइनली इस घटना के सिर्फ 21 दिनों के भीतर ही 23 जनवरी 2002 को उसे दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। जिस समय उसे गिरफ्तार किया गया था उस समय वह कराची भागने की फिराक में था। गिरफ्तारी के समय उसके पास से पाकिस्तानी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स और पाकिस्तानी पासपोर्ट भी जब्त किया गया, जो शफीक मोहम्मद राणा के नाम से बना हुआ था। दुबई में 23 जनवरी 2002 को उसे गिरफ्तार करने के बाद वहीं पर उससे पूछताछ की गई और फाइनली 9 फरवरी 2002 को उसे डिपोर्ट करके भारत लाया गया। यह ऑपरेशन सीबीआई के कुछ सबसे सक्सेसफुल ऑपरेशंस में से एक माना जाता है, जिसे आईपीएस नीरज कुमार हैंडल कर रहे थे। भारत लाने के बाद सीबीआई के स्पेशल कोर्ट में उसके ऊपर मुकदमा चलता है और 28 अप्रैल 2005 को उसे और साथ में 6 और लोगों को दोषी मानते हुए आईपीसी की धारा 121 के तहत मौत की सजा दी जाती है।
इस सजा को आफ्ताब अंसारी के वकील कोलकाता हाई कोर्ट में चैलेंज करता है, लेकिन वहां से भी उसी निराशा ही हाथ लगती है और आफ्ताब अंसारी की मौत की सजा को बरकरार रखा जाता है। अभी फिलहाल आफ्ताब अंसारी कोलकाता के ही एक जेल में बंद है और अपने आखिरी दिनों का इंतजार कर रहा है। तो यही थी एक समय में भारत के मोस्ट वांटेड रहे आफ्ताब अहमद अंसारी यानी कि आफ्ताब अंसारी की पूरी कहानी। यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए कहानी के साथ। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे, इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए, आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।